तो प्रारंभ करें। हम बात करने वाले हैं, कल हमने क्या बात की थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि राज्य के क्या कर्तव्य हैं और किस प्रकार से वो लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य करेगा। अर्थात कोई भी नीति का निर्माण करेगा वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि किसी भी व्यक्ति या नागरिक के लिए अहितकर न साबित हो, अर्थात सभी के लिए लाभप्रद हो और एक नीतिगत हो, नैतिकता उसमें विद्यमान हो। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह था कि जो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ रहे थे उनका सिर्फ एक सिद्धांत था कि नैतिक राज्य की स्थापना करना, ये उसका मूल उद्देश्य था। मतलब पुलिसिया शासन रोकना या कानूनी शासन व्यवस्था को रोकना। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई भी अपराध करना चाहे तो करता रहे। जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर कोई भी अपराध करता है तो उसे दंडित किया जाना आवश्यक है, ये राज्य का कर्तव्य, यानी ये भी नैतिकता ही है। ठीक, हमारा हो गया था ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पद है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर बात करने वाले आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भाग 5 में पाया जाता है। कौन सा भाग है? भाग 5। आर्टिकल की बात जब करते हैं तो हमने देखा था कि जो भाग 4 था वो 36 से 51 तक था। हम भाग 5 की बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की, तो भाग अनुच्छेद 52 से 151 ये आर्टिकल है। वहीं पर जब हम देखते हैं कि पार्टिकुलरली हमने क्या बताया था कि प्रारंभ वाला लेक्चर याद करिए, तब हमने बताया था कि कुल 10 देशों के संविधान से तथ्यों को लिया गया। राष्ट्रपति की बात करें तो यह राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। हालांकि अधिकतर ये वर्णित नहीं पाया जाता है क्योंकि अमेरिका से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लिया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। जो भारत का राष्ट्रपति है, ठीक, पूरा का पूरा अमेरिका से नहीं लिया गया है, बल्कि भारत के राष्ट्रपति में भी बहुत सारे ऐसे कार्य, कर्तव्य और चुनौतियां हैं जो कि अन्य देशों से ली गई हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक। अब बात करते हैं, राष्ट्रपति होता है। अब बात करते हैं कि जो प्रथम नागरिक है इसका मतलब इनके बाद तो कोई होता ही नहीं होगा। जी हाँ, प्रथम नागरिक चाहे वो राष्ट्रपति हो, महिला हो या पुरुष हो, यहां तक की है इनकी जो अर्धांगिनी या अर्धांग होते हैं उनको भी प्रथम नागरिक की उपाधि प्रदान की जाती है। याद रखना कि राष्ट्रपति है, अगर महिला राष्ट्रपति है तो अगर पूछ लिया जाए कि उनके पति कौन से नागरिक कहलाएंगे तो प्रथम नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, पुरुष है तो उनकी पत्नी भी प्रथम नागरिक कहलाएगी। ठीक है, वही चीज है मास्टर की बीवी मास्टराइन वाला। प्रथम नागरिक देश का होता है। अब दूसरी बात अगर करें हम कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी कार्य होते हैं तो सबसे पहले सहमति किसकी आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। ठीक, लेकिन उससे पहले हम एक परिचय देख लेते हैं इनका, है कि कैसे और क्या है राष्ट्रपति। आओ, एक छोटा सा तकिया कलाम है वो देखते हैं, शॉर्ट्स जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरीका होता है ना शॉर्ट्स बताने का, तो शॉर्ट्स देख लेते हैं। वो है पकानेरी का द्योशसम। पकान री का द्योश सम। अब पूरा का पूरा जो राष्ट्रपति है वो इसी में आ गया। हमें ये देखना, इसके अतिरिक्त कुछ और आर्टिकल हैं वो देखने हैं। हमने यहाँ पर क्या बताया है 52 से 51 तक, हमें पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो बचेंगे शेष उन्हें भी हम अन्य के माध्यम से बता देंगे, जैसे जब संसद पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे, जब राज्यपाल पढ़ाएंगे उनमें बता देंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात राष्ट्रपति के सहायक हैं। ठीक है, आइए हम मुख्य आज बात करने वाले हैं केवल और केवल राष्ट्रपति की। देखते हैं क्या मतलब है इनका। दरअसल आर्टिकल 52 कहता है कि राष्ट्रपति के लिए एक पद होगा।
जिसे आर्टिकल 52 के तहत रखा गया है कि राष्ट्रपति के लिए एक पद होगा। वहीं का तात्पर्य होता है कार्यपालिका, जिसे आर्टिकल 53 के तहत रखा गया है। नी का मतलब है निर्वाचन, जिसे 54 के तहत रखा गया है, आर्टिकल 54। रीका का मतलब हो गया है निर्वाचन की जो रीति होती है उसके बारे में बताया गया है, उसे आर्टिकल 55 में कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं का की, तो का मतलब हो गया कार्यकाल के, राष्ट्रपति जो है निर्वाचन हो गया है, रीति भी बन गई है, सब हो गया है, अब उसका कार्यकाल क्या होगा, तो इसे हम आर्टिकल 56 में रखते हैं। बात आती है दू की, तो इसका मतलब हो गया दोबारा, यानी री निर्वाचन की बात हो रही है, री इलेक्शन की बात हो रही है, तो इसे हम 57 के तहत रखते हैं। आर्टिकल 57 में रखा जाता है री निर्वाचन या री इलेक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है, दोबारा निर्वाचन। अब कोई भी व्यक्ति देखो, कोई भी पद हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम किसी को नियुक्त कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हर एक के लिए हम शर्तें रखते हैं। आप भी मान लो अगर आप पैसे वाले हैं तो अपने यहाँ जब किसी व्यक्ति को रखते होंगे जॉब के लिए, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में जानने की कोशिश करते होंगे कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसकी क्या योग्यताएं हैं, तो वो यहाँ पर योग्यता दिखाता है। आर्टिकल 58 बताता है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति आया है, उम्मीदवार है, उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो हमें आर्टिकल 58 बताता है। श का मतलब होता है कि जो व्यक्ति नियुक्त किया जा रहा है उसकी जो योग्यताएं हैं उसके लिए क्या शर्तें होंगी, तो वो यहां पर दिखा रहा है कि क्या मतलब शर्त होंगी, अर्थात शर्त को हम आर्टिकल 59 में देख सकते हैं। 59 आर्टिकल बताता है कि राष्ट्रपति है, योग्यताएं बता दी गई हैं। अब योग्यता तो हो गई है, जाहिर सी बात है अपने यहाँ कोई भी वर्कर रखोगे तो उसे शर्तें अपनी बताओगे या नहीं बताओगे कि ये तुमको करना है, इस हिसाब से करना है, हाँ या ना, ठीक है। अब कई बार हम देखते हैं कि हम भी जाते हैं जब तो सबसे पहले बाहर कहीं काम करने के लिए जाओ तो आपसे आपका डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। क्या ये पहली मूल शर्त होती है कि ठीक है हम आपको जॉब तो दे सकते हैं, लेकिन क्या कोई प्रूफ है कि तुम भारत के नागरिक हो, कोई गलत इरादे से तो नहीं आए हो, गलत व्यक्ति तो नहीं हो, तो ये इंक्वायरी करने के लिए डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। उसी हिसाब से ये शर्तें भी होती हैं। शर्त भी हो गई, पद भी हो गया, दोबारा निर्वाचन भी हो गया, कार्यकाल भी हो गया, रीति भी हो गया, निर्वाचन मंडल भी बन गया। अब बात पड़ती है कि चलो मान लो हमने नियुक्त कर दिया, निर्वाचित हो गया, अब जाहिर सी बात है देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, हम टीवियों पर भी देखते हैं जब कोई भी इलेक्शन जीतता है तो शपथ ग्रहण करवाई जाती है, मैं भारत का नागरिक, ठीक है। तो ये जो है दूसरा वाला जो स्वा है ये है 60, अर्थात ये शपथ के बारे में बताता है, ठीक। अब बात करते हैं माँ की, ये क्या बताता है। हम देखते हैं कि जब संविधान के विरुद्ध चलता है, कोई भी राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, जब संविधान के विरुद्ध चलते हैं तो हर एक के लिए देखो कानून बना हुआ है, ठीक। हालांकि माना कि राष्ट्रपति या मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं महोदय या महोदया दोनों भारत के प्रथम नागरिक हैं, लेकिन क्या इनके लिए कानून नहीं है। हमने बताया था आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता, अर्थात भारत के सभी नागरिकों के लिए समान कानून। अब यही पे अच्छा आ जाते हैं कि कह रहे हैं भारत के नागरिकों के लिए समान कानून। प्रश्न अगर दे दे कि आर्टिकल 44 लागू होता है व्यक्तियों पर, भारतीय नागरिकों पर, सभी पर, मुख्य पदों को छोड़कर, तो पहला उत्तर होगा हमारा भारतीय नागरिकों पर। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता है जो कि भारतीय नागरिकों के लिए मान्य होता है। याद रखना बहुत कम है जो इसको बताते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं माँ की, अर्थात महाभियोग की, यह 61 है। हमने अभी आपको बताया जब राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध चलता है या ऐसे कृत्य करता है जिससे कि जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, कार्यपालिका किससे बनती है, सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका बनती किससे है। न्यायालय, संसद और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब जब ये तीनों मिल गए, इन तीनों से मिलकर कार्यपालिका का निर्माण हुआ। अब जाहिर सी बात है जो भी
राष्ट्रपति अगर कुछ भी गलत करेगा तो उसके लिए मुद्दा सबसे पहले कहां उठेगा? संसद में उठेगा। संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन में मुद्दा उठाया जा सकता है, इस पर कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और उस समस्या को लेकर कहां लेके जाते हैं? तो लेके जाते इसे हैं सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात विवाद कहां लेके जा रहे हैं हम? सीधे सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 71 ये संबंधित होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद से। तो किससे संबंधित होता है? विवाद से। ठीक, निर्वाचन विवाद हो या किसी अन्य प्रकार का विवाद, कैसा? या निर्वाचन हो या फिर उसके द्वारा किए गए कृत्य जो असंवैधानिक हो, उनके लिए यह विवाद, उसके लिए आर्टिकल 71 है। बात करते हैं आर्टिकल 72 की। आर्टिकल 72 क्या कहता है? क्षमादान की शक्ति किसे प्रदान करता है? राष्ट्रपति को प्रदान करता है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति किसे प्रदान करता है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, निर्वाचन विवाद भी हो गया कि इससे संबंधित हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए हम कहां जा सकते हैं या इसका समाधान कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, इसके अतिरिक्त कोई अब नहीं कर सकता है। बात करते हैं 72 की, अर्थात क्षमादान शक्ति की। क्षमादान शक्ति का तात्पर्य है कि किसी को मृत्यु दंड मिल गया है तो उसे आजीवन कारावास में बदल देने की। कोई व्यक्ति जिसको 10 साल की सजा हुई है, उसकी सजा को कम कर देने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन उसके लिए उसकी रिपोर्ट वैसी आनी चाहिए कि हाँ, ये इस लायक है या नहीं है। बात करते हैं अगला आर्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 111। ये वीटो शक्ति प्रदान करता है कि राष्ट्रपति अपने वीटो का उपयोग करके जो संसद द्वारा जो अध्यादेश या नियम, कायदे, कानून बनाए जा रहे थे, वो हर एक के ऊपर शिकंजा कस दिया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति कुछ ऐसे कृत्य करता है जिससे कि संविधान को ठेस पहुंचता है या देश की एकता और अखंडता पर चोट पड़ने का प्रभाव एहसास होता है, या ऐसे कुछ कृत्य करता है जिससे कि संविधान के विरुद्ध हो, तब ऐसे में क्या होता है कि संसद को अधिकार दिया गया है वो अपने किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में क्या करे, एक महाभियोग प्रस्ताव लेके आए और उस पर बैठ के विचार विमर्श करे। हालांकि यह मैं तब बताऊंगा जब आर्टिकल 61 आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, तब आपको बताऊंगा कि इसे कैसे और क्या करना है। ठीक, तब तक हम देखते हैं कि आर्टिकल 111 क्या कहता है। हमने अभी बताया आपको वीटो शक्ति, अभी क्या कहा था? शक्ति संतुलन। भाई राष्ट्रपति पर देखो एक शिकंजा संसद का कसा हुआ है। इसी तरह से जब संसद की बात आती है कि संसद कोई ऐसा अध्यादेश लेके आता है जिससे किसी प्रकार का मतलब असंवैधानिक कृत्य जैसा होता है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अपने वीटो शक्ति का उपयोग करे। ठीक, आर्टिकल 111 क्या हो गया? वीटो शक्ति से संबंधित है। हालांकि यहां नहीं बताऊंगा, जब हम वीटो शक्ति पढ़ाएंगे बताएंगे, अभी बताएंगे तब हम आपको बताएंगे कि वीटो शक्ति क्या है। वीटो शक्ति। अगला है आर्टिकल 123। अब 123 क्या है? हम देखते हैं कि मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ऐसे में किसी कानून की आवश्यकता से अधिक है कि जो जनता है या देश है, इसमें शक्ति संतुलन बिगड़ रहा है, असंतुलित हो रहा है, ऐसे में कानून की आवश्यकता होती है। ठीक, अब संसद भी सत्र में नहीं है, या फिर ऐसे समझ लो कि संसद को बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक, तो ऐसे समय पे क्या होता है कि राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो एक अध्यादेश बना सके, अर्थात अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। हमने यही चीज आपको 1861 के अधिनियम में भी बताया था, जो ब्रिटिश वालों ने अधिनियम लागू किया था, उसमें भी 6 माह के लिए गवर्नर को यह शक्ति प्रदान की जाती है कि वो अध्यादेश बना सकता है। वही चीज यहां पर आ गई जिसे 123 के तहत कर दिया गया है। याद रखना कि हम उधर का भी इधर का भी दोनों को एक साथ कोरिलेट कर रहे हैं, जिससे कि अगर प्रश्न आ भी जाए तो आपसे पूछना नहीं चाहिए, मतलब चूकना नहीं चाहिए। 123 हो गया।
बात करते हैं एक और आर्टिकल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के लिए, 143 अर्थात आई लव यू, यही होता है ना 143 का तात्पर्य। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। 143 ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जब भी किसी समस्या या परेशानी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, से सलाह लेना। अब एक चीज याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता कौन है? क्या खुद राष्ट्रपति वहां जाता है कि अपनी जो समस्या उसको बताता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या वकील बैठ कर तुरंत समाधान करते हैं? नहीं, इसके लिए एक व्यक्ति होता है जिसे आर्टिकल 76 के तहत किया जाता है महानिदेशक। हालांकि ये हम अभी नहीं बताएंगे, ये हम फिर बताएंगे बाद में कि इनका क्या तात्पर्य है। ठीक, आर्टिकल 76 अलग से हम टॉपिक लेके आएंगे, तब आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे कि कैसे है और क्या होता है उसमें। हमारा आर्टिकल मतलब जो राष्ट्रपति है इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल थे वो हो गए। अब प्रारंभ करते हैं यहां से, अर्थात शुरू से। जैसा कि हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत देश के लिए एक भारत का प्रथम नागरिक होगा जिसे राष्ट्रपति के रूप में संज्ञा दी गई। ठीक, तो प्रथम नागरिक होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भारत का प्रथम या फिर जो प्रथम नागरिक है इसके पास कौन सी शक्तियां होंगी? संवैधानिक शक्तियां होंगी। कैसी शक्तियां होंगी? संवैधानिक शक्तियां होंगी। ये 52 ही है जो कह रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा, भारत के लिए एक राष्ट्रपति का पद होगा। साथ ही साथ कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है यह भारत का प्रथम, भारत का या प्रथम नागरिक तो है ही है इसका, या फिर बोल सकते हैं कि भारत के जो है संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। भारत की संवैधानिक शक्ति, संवैधानिक शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। एक चीज याद रखना, दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक होती है संवैधानिक होती है, एक राजनीतिक होती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे संवैधानिक शक्तियां हमने अभी आपको बताया राष्ट्रपति के पास है। वहीं पर आप लोग देखते होंगे कि कोई भी कानून नियम बनते हैं तो हम देखते हैं संसद लागू करती है। कारण क्या है कि जो राजनीतिक शक्तियां होती हैं, कानून देखो राजनीति के द्वारा लागू किया जाता है, संविधान के द्वारा केवल संविधान का संरक्षण किया जाता है। यहीं पर प्रश्न आ जाए, देखो भारत की संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। ठीक, यहीं पर आ जाए कि संविधान की सुरक्षा का अधिकार किसके पास है, तो उत्तर होगा राष्ट्रपति के पास है। याद रहेगा, क्यों? क्योंकि संवैधानिक शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, याद रखना। ठीक, अब बात करो संवैधानिक शक्तियां अगर इनके पास है तो राजनीतिक शक्तियां किसके पास है? हमने अभी आपको बताया कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है, कोई भी नियम कायदे कानून उसी के अनुसार लागू होते हैं। इसलिए बोल सकते हैं कि जो राजनीतिक शक्तियां होती हैं ये प्रधानमंत्री के पास होती हैं। ठीक, याद रहेगा। कई बार प्रश्न आ चुका है कि भारत की राजनीतिक शक्तियां किसके पास होती हैं, तो किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती। अब इसी को घुमा दिया जाए, जैसे प्रश्न आजकल के जो ट्रेंड है उनमें अगर बात कर लिया जाए कि भारत की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? अब राजनीतिक और संवैधानिक हट गया, राजनीतिक और संवैधानिक के जगह पर आ गया वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? उत्तर होगा प्रधानमंत्री के पास। क्यों? एक कथन है कि हाँ ऐसा समझ लो, कहते हैं कि मतलब हाँ, एक कथन है कि राष्ट्रपति सिर्फ एक पुतला है जबकि उस पुतले को चलाने वाला सिर्फ प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो हमने आर्टिकल 52 की बात कर ली। बात करते हैं आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53 क्या कहता है? भारत की एक कार्यपालिका होगी और उस कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53, कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। याद रखना। ठीक, आर्टिकल 53 कहता है भारत में एक कार्यपालिका होगी। कार्यपालिका 3 लोगों से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति, न्यायालय और संसद।
अब वही कहता है कि इसका प्रधान कौन होगा, मुख्य सदस्य कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक। हाँ, एक प्रश्न दिमाग में अचानक आया कि भारत में आभासीय शक्ति किसके पास है। याद रखना कि जो राष्ट्रपति है इसी के पास आभासीय शक्ति होती है। वास्तविक शक्ति अगर पूछ ले कि भारत में वास्तविक शक्ति किसके पास है, तो उत्तर प्रधानमंत्री होगा, कि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति पाई जाती है। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं निर्वाचन, अर्थात आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 54 क्या करता है, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करते हैं। कैसे करते हैं वो देखो। हम देखते हैं कि जब लोकसभा या प्रधानमंत्री का, मान लो सीधे शब्दों में प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, तब क्या करते हैं, हम लोग वोट देते हैं। ठीक। लेकिन जब इनका निर्वाचन होता है तब क्या हम लोग वोट देते हैं? नहीं, हमारे प्रतिनिधि वोट देते हैं। मतलब जिन्हें हमने अपने प्रतिनिधि के रूप में संसद में भेजा है, वो लोग इनको चुनते हैं। अब बात आती है कि संसद हो या विधानसभा हो, इनमें से कोई भी हो, मतलब ये दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले कौन चालू होता है, इसमें होता है कि संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। अब बात आती, सर यहां पर बात आ रही है कि निर्वाचित सदस्य मतलब क्या कोई और भी सदस्य होते हैं? हाँ, सदस्य देखो दो प्रकार के होते हैं संसद में, एक होते हैं निर्वाचित और दूसरा होता है मनोनीत। मनोनीत में जो लोकसभा इसमें 2 किए जाते थे और राज्यसभा में 12। अब उसे 2019 में, हाँ 2019 में 103वां संविधान संशोधन द्वारा जो 2 लोकसभा वाले थे इन्हें हटा दिया गया, लेकिन राज्यसभा के अभी भी हैं। खैर वो छोड़ दो, यहां पर इतना देखो। पहले संसद के निर्वाचित सदस्य, केवल और केवल संसद के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। फिर दूसरा आता है कि जो दूसरा बंदा है वो है विधानसभा के या विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इनमें भी मनोनीत जो सदस्य किए जाते हैं वो भाग नहीं लेंगे। यहां तक कि हम देखते हैं कि 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होती है, विधान परिषद भी इसमें भाग नहीं ले सकती है कि वो आके यहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में सहयोग करें। इनके अतिरिक्त 2 ऐसे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रहे दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं। यह था हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल अर्थात आर्टिकल 54 की बात करते हैं आर्टिकल 55 अर्थात इसकी रीत की बात करते हैं कि जो इनको चुना जाता है उसके लिए रीत क्या होती है, क्या करती है, अर्थात आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या आर्टिकल 55 में क्या है? हम जब आर्टिकल 55 की बात करते हैं तो ये बताता है कि जैसे देखो हम लोग लोकसभा के जब प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ये बताओ कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ये रीति है। ठीक है कि हम उसे प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं? प्रत्यक्ष होता है। क्यों? क्योंकि जो उनके प्रतिनिधि हैं उनको हम लोग चुन के भेजते हैं, ये क्या हुआ, प्रत्यक्ष वोट हुआ। ठीक। लेकिन इनका जो होता है राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष होता है अर्थात गुप्त मतदान होता है। कैसा मतदान होता है? आर्टिकल 55 आर्टिकल 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष मतदान होगा, यानी गुप्त मतदान बोल सकते हैं इसको, या अप्रत्यक्ष मतदान बोल सकते हैं। गुप्त मतदान होगा और पद्धति कैसी होगी, संक्रमणीय प्रणाली, एकल संक्रमणीय, मतलब एक बार में मतलब एक ही व्यक्ति उसे वोट दे सकता है। एकल संक्रमणीय मतलब हो गया
कि एक जैसे यहाँ होता है मतलब देखो सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, वो होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का। बातें सब में होता है एकल संक्रमणी। कारण क्या होता है एकल संक्रमणी का? मतलब क्या हुआ कि भाई जाहिर सी बात, जब हम वोट देने जाते तो एक स्याही लगाई जाती, ठीक, वो स्याही ये बताती कि आप वोट दे चुके हैं, आप दोबारा वोट नहीं दे सकते। यही हुआ एकल संक्रमणी। तो हमें ये देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। दूसरा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो अब बताओ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसका मतलब तो ये हुआ देखो, जैसे हम हमारे क्षेत्र में सांसद 2-3 खड़े होते हैं, ठीक है, मतलब 2-3 लोग जो हैं पोस्ट के लिए खड़े होते हैं कि हम सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं। ये क्या हुआ, एक मतलब सदस्य हो गए, उसके बाद में इनको वोट दिया गया, और जब इनके वोट की जब तुलना या गणना की जाती है तो उनका अनुपात निकाला जाता है कि किसको सबसे अधिक मिला है, किसको मध्यम मिला, किसको न्यूनतम मिला। ये क्या हुआ, अनुपातिक प्रणाली हुई। तो हमें कुछ ध्यान नहीं रखना, सिर्फ एक चीज याद रखना है, आर्टिकल 55 अप्रत्यक्ष या गुप्त मतदान को बताता है, ठीक। अगर इतना याद रखो, बाकी देखो बहुत है, ठीक है, कि एकल संक्रमणीय मत, भाई वो तो जाहिर सी बात है, हर एक में एकल संक्रमणीय होता है, एक बार ही वोट दे सकते हैं हम, ठीक। वो अलग चीज है, अगर अलग अलग पद के लिए हो रहा है तब तो हम दूसरे को देंगे जाके, लेकिन एक ही पद के लिए हो रहा है तो हम एक बार ही वोट दे सकते हैं, एकल संक्रमणीय हो गया, ठीक। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष बस ये होता है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन रीति है अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि हम नहीं बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इनको चुनते हैं, इसलिए क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। हमें नहीं पता चलता कि किसको वोट दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है, बस सदस्य जानते हैं कि राष्ट्रपति के लिए ये खड़े हैं। आइए अगला क्या है, आर्टिकल 56, ये क्या कह रहा है, कार्यकाल की बात कर रहा है कि जो राष्ट्रपति के लिए जो कार्यकाल है वो कैसे हैं, क्या है। तो जाहिर सी बात है, जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति 5 साल का होता है, याद रहेगा हमेशा कि ये 5 साल का कार्यकाल इनके पास होता है। जो राष्ट्रपति होता है हमेशा 5 साल रहेगा। भले मान लो कोई भी राष्ट्रपति है, चुनाव जीता, 2 महीने किया, 2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई, फिर से इलेक्शन हुआ, फिर से राष्ट्रपति बना, फिर वो 5 साल तक रहेगा, ना कि 4 साल 10 महीने। ऐसा नहीं होता है, जब से वो पद ग्रहण करेगा तब से 5 साल तक की आयु पूर्ण करेगा, ठीक। ये है उसका कार्यकाल। बात आता है दोबारा की दुयोश, मतलब दोबारा। आर्टिकल 57 क्या कहता है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कितनी बार इलेक्शन लड़ सकता है, पहली बार लड़के शांत हो सकता है, दोबारा भी लड़ सकता है, तिबारा भी लड़ सकता है, चौबारा भी लड़ सकता है, ठीक। इस प्रकार से कितनी बार पहला ही उदाहरण ले लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे, आप लोग भी जानते होंगे, उनके बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि ये चीजें बचपन से पढ़ाया जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 56 भी हो गया, आर्टिकल 57 भी हो गया कि दोबारा। 56 का मतलब क्या है, कार्यकाल 5 साल, ठीक। भले कोई भी राष्ट्रपति 2 साल तक मतलब कार्यकाल अपना संभाले, 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, या किसी कारण वजह से अपने पद को नहीं संभाल सकता। ऐसे में होता क्या है कि एक अध्यादेश मतलब नियम है कि 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का वो पद भर जाना चाहिए। तो 6 महीने के अंदर जब अगला व्यक्ति आता है तो वो अपने पद से या अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद से 5 साल तक, मतलब पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं मतलब योग्यता की। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए और क्या होती है। आर्टिकल 58 कहता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए, 35 साल। 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। सबसे पहले कहता है कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक। हमने आपको जब नागरिकता पढ़ाई तो मैंने कुछ पद बताए थे कि नागरिकता के क्या लाभ होते हैं, कि केवल भारत के नागरिक ही हैं उन पदों को ग्रहण कर सकते हैं, मतलब ऐसे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का भी एक ऐसा पद है जो कहता है कि केवल और केवल भारत का नागरिक होगा वही राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते उसकी आयु 5 साल पूर्ण हो चुकी हो। क्या कारण है कि 5 साल पूर्ण 35 साल पूर्ण हो चुकी है?
इसका कारण सिर्फ एक है कि वो लोकसभा में निर्वाचन होने योग्य हो, वो लोकसभा के योग्य हो। मतलब लोकसभा में निर्वाचन के योग्य हो ऐसा व्यक्ति क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, या इसके लिए क्या कर सकता है, अनुमोदन कर सकता है। ठीक, उम्र 35 साल, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के योग्य हो या उसका निर्वाचन चुनाव लड़ने के योग्य हो। अब वो वही होगा जिसने अपनी उम्र 35 साल पूर्ण कर लिया होगा, क्योंकि इसके लिए भी, लोकसभा के लिए भी यही शर्त है कि 35 साल पूर्ण कर लिया हो। ठीक, और भारत का नागरिक हो। अगला क्या कहता है कि वो किसी भी लाभ का पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब मान लो कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति बना है, कल को जिलाधिकारी था, अब वो राष्ट्रपति बन गया है, अब ऐसे में क्या वो दोनों पद संभाल सकता है? नहीं। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया है तो उसे अपने जिला अधिकारी के पद को त्यागना पड़ेगा। यह लाभ का पद हुआ। अब यहीं पर मान लो कि जो राष्ट्रपति बना है वो व्यक्ति कोई राजनेता था, ठीक, तो ऐसे में भी क्या होता है कि उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा। लेकिन अब दोनों में अंतर समझो। पहले क्या है, सरकारी जॉब था, कर रहा था, और वो राष्ट्रपति बन गया, ठीक। राष्ट्रपति का फॉर्म भरने से पहले, अनुमोदन करने से पहले उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये देखो, लाभ के पद के बारे में बता रहा हूं कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद कौन कौन से वो देखो पहले, कि सरकारी पद पर है, इसका मतलब वो लाभ का पद है, अर्थात चुनाव लड़ने से पहले, अपना नाम देने से पहले क्या करना पड़ेगा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और वो भी सबमिट करना पड़ेगा कि मैं इस पद पर कार्यरत था और इसे क्या कर चुका हूं, अब त्याग चुका हूं। ठीक, ये होगी सरकारी पद के बाद। अब बात करते हैं कि राजनेता की। कोई नेता है, कोई फर्क नहीं उन्हें पड़ता कि आप नेता हैं, राजनेता हैं, क्या हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति बन जाइए। आप यदि राष्ट्रपति बन गए तो आपका जो पिछला वाला जो पद था वो रिक्त समझा जाएगा, मतलब वो तब आप उसे त्याग सकते हैं, पहले आपको त्यागने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि कोई नेता राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ता है, राष्ट्रपति पद के लिए जाता है, मान लो हार गया तो उसके पास वो पद तो ऑलरेडी है। लेकिन यहीं पर जो सरकारी नौकरी वाला होता है, राष्ट्रपति के लिए अनुमोदन करता है, तो क्या होता है कि पहले अपना पद से इस्तीफा देना पड़ता है, और वहां जाओ, वहां भी हार जाओ, होता क्या है, राष्ट्रपति भी नहीं बने और पद भी गया। मतलब ना माया मिली ना राम। एक कहावत सुना होगा ना, माया मिली ना राम। आइए अगला देखते हैं, अगला आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 58 हो गया, योग्यता। ये योग्यता हो गई आपकी, ठीक है। बात करते हैं सा की, अर्थात 59 की। ये क्या कह रहा है कि शर्तें। सा क्या कह रहा है, शर्तें, अर्थात आर्टिकल 59 शर्तों के बारे में बता रहा है। 59 शर्तें बता रहा है। क्या बता रहा है, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद के लिए जाएगा उसे सबसे पहले 50 लोगों का अनुमोदन चाहिए, मतलब उसके समर्थक चाहिए, 50 लोग अनुमोदक हों जो हामी भर सके कि हाँ तुम इसके लिए जाओ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। 50 प्रस्तावक चाहिए। प्रस्तावक का तात्पर्य होता है कि जिन लोगों ने तुम्हारा अनुमोदन किया उनके अतिरिक्त 50 लोग चाहिए तुम्हारे प्रस्ताव को पास करने के लिए, अर्थात कुल मिला के कितने लोग चाहिए, 100 लोग चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त आरबीआई में आपको इसके मतलब इस पद के लिए कुछ धनराशि जमा करनी होती है राष्ट्रपति के रूप में। वो कितनी है, वो है 25,000 रुपए। ये राष्ट्रपति को जो मतलब इलेक्शन लड़ने जाता है उसे आरबीआई में जमा करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आरबीआई में जमा करेगा
आरबीआई में कितना 25,000 रुपए कौन जमा करेगा? जो पद मतलब राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है ऐसा व्यक्ति 25,000 रुपए यहाँ जमा करेगा। अब बात करते हैं इस साल की, अर्थात शपथ समारोह। शपथ समारोह में क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 60 जो शपथ की बात करता है, कौन दिलाता है। जब इसकी बात करते हैं तो एक होता है जिसे हम CJI कहते हैं, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को पद की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब मान लो यहीं पर कि राष्ट्रपति ये CJI नहीं है तो भाई ऊपर जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। मतलब अब मान लो वो भी ना हो तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है इसमें 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। अब उनका ये उत्तरदायित्व है कि राष्ट्रपति को क्या करें? शपथ दिलाए। मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उप मुख्य न्यायाधीश वो भी नहीं है, तो वरिष्ठ न्यायाधीशों में से चुना जाएगा कि कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, फिर वो उसे शपथ दिलाता है। अब कहे तो वो भी नहीं तो क्या पूरी दुनिया ही नहीं है? कोई ना कोई तो होगा ना भाई। 5 मुख्य न्यायाधीश हैं तो 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं तो उनमें से कोई एक शपथ दिलाएगा। एक बार प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति को इनमें से कौन शपथ दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश नहीं था, उप मुख्य न्यायाधीश भी नहीं था, वरिष्ठ न्यायाधीश था, राज्यपाल था, प्रधानमंत्री था, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। तो इनमें हमारा उत्तर होगा वरिष्ठतम न्यायाधीश। केवल वरिष्ठतम न्यायाधीश आया है, इसका तात्पर्य क्या होगा कि वो सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, ना कि हाई कोर्ट की बात कर रहा है। ठीक, कोई प्रकार समस्या नहीं। अब आते हैं बात 61 की। आर्टिकल 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 61 बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और इसे किसी भी सदन में इसे लाया जा सकता है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बशर्ते लाने के लिए सदस्यों की मतलब जो राय होनी चाहिए, एक मत, वो 1/4 होना चाहिए। मतलब 10 लोग हैं तो कम से कम कितने 2.5 लोग उससे मान्यता दें। अब 2.5 लोग का मतलब ये नहीं हुआ कि आधा काट कर, एक वो रेशियो बता रहा हूं कि 1/4 सदस्यों का हामी भरना आवश्यक है, तभी प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब बात आती है कि प्रस्ताव तो आ गया, ठीक इसका मतलब पास भी हो गया? नहीं, ये पास नहीं हुआ। अब पास करने के लिए उसी सदन में जिसमें लाया गया है उसमें 2/3 सदस्यों को क्या करना पड़ेगा? उससे प्रस्ताव मंजूर करना पड़ेगा। 2/3 सदस्य मतलब आधे से अधिक सदस्य उस सदन के मंजूर करें, तब माना जाएगा कि हाँ ये प्रस्ताव यहां से मंजूर हो गया, अब अगले में चलो। मतलब उस सभा से निकलकर दूसरे, मान लो ये राज्यसभा में निकला था, 1/4 सदस्यों लेके आए, संविधान मतलब राष्ट्रपति ने क्या क्या कुछ ऐसे कार्य किए जो संविधान के विरुद्ध था, तो 1/4 सदस्य नाराज हुए और असंवैधानिक मतलब राष्ट्रपति के लिए असंवैधानिक कृत्य के लिए महाभियोग लेके आए अपने सदन में राज्यसभा वाले। अब पास हो गया, पास के बाद मतलब ले आए, उसके बाद क्या होता है, ये 1/2 सदस्य क्या करेंगे, उसे पास करेंगे। जब राज्यसभा में 2/3 लोगों ने सदस्य ने सहमति दे दी, इसका मतलब राज्यसभा से क्या हो गया, वो पास हो गया। अब यहां से लोकसभा लेके जाएंगे, ठीक। लोकसभा में भी जब 2/3 सदस्य इसको दे देते हैं कि हाँ हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, चलो इसे पास करते हैं, 2/3 लोग पास कर देंगे, तब जाके राष्ट्रपति में महाभियोग लगेगा। लेकिन ये भी यहां पास करने के बाद 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी कि मान्यवर आप पर महाभियोग लागू हो गया है, आपके पास 14 दिन का टाइम है, आप 14 दिन के अंदर या तो खुद पद को त्याग दें या फिर किसी प्रकार का आप संतुष्टिपूर्ण उत्तर दें कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक, आर्टिकल 61 क्या बताता है, महाभियोग के बारे में बताता है। आप आज के लिए ये यहीं तक रखेंगे, आगे का जो सेशन है 71 से ये 143 तक हम कल लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा समझाया है कि संभव ही कहीं कोई समझा सके। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।